हमें पूरी तरह से ये नहीं देखना चाहिए कि हम सचमुच क्या इतने स्वतंत्र हैं, क्या हम विदेशी प्रभावों से मुक्त हैं, क्या हम स्वतंत्र सचमुच राय रखते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारे बिंदुओं पे बात होगी, ऐसे बिंदुओं पे जिन पे आप अक्सर बात करते होंगे लेकिन किसी ने सिर सजा के नहीं दिया होगा। मैं अभी आया। देश बहुत स्वतंत्र है, इतना महान देश है। मैंने भी बहुत तारीफ की थी कि हम जो है वो जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ तो भारत का पूरा स्टैंड जो है न्यूट्रल था। बाद में भारत उसी यूरोप के लिए उसी रूस से लेकर तेल की सप्लाई कर रहा था। कुछ लोगों ने समझा कि भारत नोट छाप रहा है, सस्ता रशियन तेल मिल रहा है, लेकिन वो सस्ता रशियन तेल का फ़ायदा यूरोप को मिल रहा था, भारत के बाज़ारों में तो बिक नहीं रहा था। एक और बड़े सेठ इस देश के जो अडानी जी के अलावा हैं, वो बहुत रोज़ दिन रात उससे नोट छाप रहे थे। देश के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल उसी दाम में बिक रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टैंड था। लेकिन क्या हम सचमुच उतने ही इंडिपेंडेंट हैं? क्या सचमुच राहुल गांधी का ब्रिटेन में जाकर ये सब बातें करना भारत की संप्रभुता, भारत की आज़ादी, भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है? अगर ये भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है, शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जानकारियां, लेकिन सरल वाली से शुरू करते हैं। तो कोरोना के टीके पे क्या प्रोटोकॉल होगा, किसको कैसे टीका लगाया जाएगा, कौन सा टीका लगाया जाएगा, दूसरा डोज कब लगेगा, पहला डोज कब लगेगा, इमरजेंसी यूजेस के नाम पे ही टीके को क्या जारी कर दिया जाएगा, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा? क्या ये सब का सब एक फोटोकॉपी प्रोटोकॉल नहीं था? क्या ये सब का सब किसी एक विदेशी लोकेशन से संचालित नहीं हो रहा था? क्या ये सब का सब एक प्रोटोकॉल में आपकी जो स्थिति थी, आप प्रोटोकॉल में एक भी इंडिपेंडेंट इंस्टांस नहीं ले सकते थे? जो वहां से कहा जा रहा था वही आपको यहां पे करना था। टीकाकरण के आंकड़े दुनिया के साथ बांटे जाने थे। किस आदमी को लगा, किसको नहीं लगा। क्या ये इंडिपेंडेंट नीति थी? क्या ये नीति दुनिया के अनुरूप नहीं थी? इस नीति में भारत ने कितना मार्गदर्शन किया और दूसरे लोगों ने भारत को कितना डिक्टेट किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जाऊंगा तो एक वीडियो इसी पे बन जाएगा। बात शुरू हुई है टीके से, आगे चलते हैं। एक इंटरनेशनल बात होती है और हमारे देश में धीरे धीरे करके जो नागरिकों की आज़ादी है, कभी आधार के नाम पर, कभी हेल्थ आईडी के नाम पर, कभी यूपीआई के नाम पर, उसको कम किया जाता है और सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया जाता है। कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है और इस काम के लिए इस देश में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी होती है। डिमोनेटाइजेशन से पहले और बाद में एक आदमी जो दुनिया भर में कोरोना के उन्मूलन के महान अभियान में फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स लगा हुआ था, वो आदमी हमारे देश में डिजिटल करेंसी, डिमोनेटाइजेशन और इन सब चीज़ों को चल रहे अभियान में रुचि क्यों ले रहा होता है और समय समय पर उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहा होता है, वो इनपुट्स क्यों दे रहा होता है और उसके रिसर्च हमारे देश में उसकी अलग अलग तरह की गाइडलाइंस हमारे देश में सम्मान क्यों पाती हैं? रिकॉर्ड पे है सब, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी का, कन्वेंशनल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे 70-80% बिजली कोयले से बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे वाहन डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि शुरू होता है रिफाइनरी से लेके, पेट्रोल पंप से लेके, फिलिंग स्टेशन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन शिप से लेके, पाइपलाइन से लेके, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोयले के पूरे पावर प्लांट,
कबाड़ बना दिए जाने का, 2070 तक कबाड़ बना दिए जाने का वादा हम क्यों करते हैं और किससे करते हैं और किसके प्रभाव में करते हैं? पेरिस समझौता क्या था और इस समझौते के बाद में भारत किस तरह से उस समझौते को मानने के लिए बाध्य है और इसमें भारत की आज़ादी कितनी है और ये एजेंडा कौन सेट कर रहा है? क्या ये एजेंडा ग्रीन एनर्जी वाला एजेंडा भारत का एजेंडा है? क्या इस एजेंडे पर भारत को भी दूसरे देशों की तरह दबाव डालकर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं किया गया? आप स्वतंत्रता की बात करते हैं कि ब्रिटेन में जाकर किसी ने कुछ क्यों बोल दिया। क्या आप ये सही नहीं है कि 2030 तक भारत में आधा कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल खत्म करने वाले हैं? क्या ये सही नहीं है कि ग्रीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको एक स्विच से ट्रिप ऑफ किया जा सकता है? आज अगर युद्ध लड़ रहा है रूस और रूस के पास में बहुत सारा पेट्रोलियम का भंडार है, तो वो इंडिपेंडेंट है जब तक उसके पास पेट्रोलियम का भंडार है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, वो किसी का मोहताज और गुलाम नहीं है, उसके पास अपने स्रोत हैं। जर्मनी के पास में ऊर्जा के स्रोत अपने नहीं थे, लेकिन गैस जो आती थी रूस से, उस गैस से उसका काम चलता था और वो गैस बंद करने के बावजूद उसने पूरी सर्दियां निकाल ली क्योंकि वो उनको स्टोर कर सकता था। ग्रीन एनर्जी को कहां स्टोर किया जाएगा? इसका मतलब क्या यह है कि ग्रीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके जरिए दुनिया को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है? कोई देश अगर युद्ध में है तो उसकी एनर्जी की सप्लाई काटी जा सकती है, क्योंकि जो एनर्जी के उसके स्रोत हैं वो निरंतर रहने वाले स्रोत नहीं है। वो एक लाइन के जरिए, एक पाइपलाइन के लिए जरिए आ रहे हैं। वो स्रोत एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड के जरिए आ रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में समझें तो पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम हो जाएगा। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें बिजली के जरिए चलेंगी। तो एक हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह आप गुलाम हो जाएंगे। जो लोग छत पे सोलर पैनल चलाएंगे उनका काम चलेगा, लेकिन एक हद तक जब आप बैटरी चार्ज करने से लेके सारा सिस्टम इंस्टेंट वाले सिस्टम पे चलाएंगे, तो आप कल्पना कर लीजिए कि ये जो एनर्जी की फॉर्म है ये आपकी किस हद तक आज़ादी को प्रभावित करेगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोयला तो ख़त्म हो जाता है, तेल तो ख़त्म हो जाता है, सूरज ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सूरज का इस्तेमाल आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया पूरी की पूरी ग्रिड से बंधी होगी। एक सोलर फार्म्स लगे होंगे बड़े बड़े, उन सोलर फार्म्स के ज़रिए बिजली एक देश से दूसरे में जाएगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी। परस्पर निर्भरता दुनिया की बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे सामने है और इस निर्भरता में भी स्टोरेज की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आपके कैश के आपके पास स्टोरेज की गुंजाइश है, आप अपने पास घर में, अलमारी में, तिजोरी में, बक्से में नोट रख सकते हैं। डिजिटल रुपये आने के बाद ये जो छुपा के रख सकते थे आप पैसा अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, सरकार आप पे प्रतिबंध लगा दे, आप ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, आप पे रोक लगा दे, आपका अकाउंट फ्रीज कर दे, जैसे मेरा 2 बार हो चुका है, या कुछ और कर दे, तो कम से कम आप दाल रोटी तो खा पा रहे हैं। क्या ये जो आज़ादी के लिए संकट है, इसके पीछे कोई बाहर की शक्ति नहीं है? क्या ग्रीन एनर्जी को इंडोर्स करने वाला वही आदमी नहीं है जो आदमी कोविड को इंडोर्स कर रहा था, कोविड के टीकाकरण को टीका बेचने की बातें कर रहा था? उस बीमारी से डराने का विश्वव्यापी जो अभियान चला उसका वो हिस्सा था। क्या डिमोनेटाइजेशन के पीछे भी उसी आदमी के प्रयास नहीं थे? क्या हम आज़ाद हैं? क्या वो गुलामी बड़ी है या ये गुलामी बड़ी है? क्या हमारे देश के पॉलिटिशियन छोटी छोटी बातों में पश्चिम की तरफ देखने लगे हैं? यहाँ तक कि संसद में अगर उनको बोलने का मौका नहीं मिलता तो वहाँ जाकर रोने लगे हैं। लेकिन अगर सोचिए कि जो आदमी वहाँ जाकर रो रहा है वो सत्ता में आएगा तो क्या करेगा? वो सत्ता में आने के बाद वही नीतियाँ बनाएगा जो ऑलरेडी सत्ता में आ चुके लोग बना रहे हैं। अगर आप फ्रीडम की बात करें
आधार, डिजिटल आईडी। आप जानते हैं कि आधार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जबरदस्ती सरकार आपसे हासिल कर रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव की जब वोटर लिस्ट बन रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देशव्यापी स्तर पर उसके साथ आधार को अनिवार्य किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं था। और तो और एम्बेडेड आधार कार्ड स्वीकार नहीं किए गए, सबको पूरे 12 अंकों वाला आधार कार्ड चाहिए था। सरकार ने लिया। आधार का डाटा लीक हो सकता है, ये आ चुका है, डाटा लीक हो चुका है, ये आ चुका है, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार को लगता है कि उसके पास होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ जाएं, ताज़ा उदाहरण ले लीजिए। अभी कल जो वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून है, जिसमें ईडी लोगों के घर भेजी जा सकती है, उस कानून में जो ताज़ा संशोधन किया गया है, उस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और हाई कोर्ट के जजेस को भी लपेटा जा सकता है। इस पर बहस हो रही है। तो ये संशोधन कैसे आया? क्या ये संशोधन मोदी जी ने किया? नहीं। क्या ये कानून मंत्रालय ने किया? नहीं। तो ये संशोधन किसके लिए, किसके दबाव में लिया जा रहा है? उत्तर मिलेगा विदेशी शक्तियाँ। उत्तर मिलेगा कि दस्तखत करके आए थे हम। कितनी बातें, कितनी चीज़ें आप समझते जाइए। WTO आपने दस्तखत किया था, उससे आपको क्या मिला? WTO दस्तखत करने से हम सिर्फ लुटते रहे, हमारा धन बाहर जाता रहा। लेकिन दस्तखत किया गया। नरसिंह राव जी थे, मनमोहन सिंह, कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं जी। देश सबसे बड़ा है। ज़मीनों का हिसाब किताब सरकार अपने नियंत्रण में करने वाली है। अनिवार्य ई रजिस्ट्रेशन होगा। निर्मला सीतारमण संसद में बोल चुकी हैं। यानी जितनी भी, मैंने इस पर एक संपूर्ण वीडियो बनाया है, यानी जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं वो सारी रजिस्ट्रियां इस ये कागज़ वाली फिजिकल रजिस्ट्रियों से बदलकर ई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक सर्वर में बंद हो जाएंगी और वो सर्वर सरकार के पास रहेगा। जाहिर बात है कि आपका ई रजिस्ट्रेशन होगा तो सरकार ये तो करेगी नहीं, आइए घर पे हम आपका ई रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं। वो कहेगी आज से इतनी तारीख लास्ट डेट है, सारी रजिस्ट्रियाँ कागज़ हो जाएंगी, अपनी रजिस्ट्री लेकर आइए और उसको ई रजिस्ट्री में कन्वर्ट कराइए सरकारी दफ्तर में। जिसके पिताजी थे, 4 भाई थे, परंपरागत तरीके से लोग चले जा रहे हैं, खेती किए जा रहे हैं, अब उनके घर में बंटवारे होंगे, क्योंकि अब ई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज की तारीख में उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिन लोगों ने पट्टे पे ज़मीन ले ली थी, इस्तेमाल किए जा रहे थे, कागज़ नहीं मिल रहे हैं, उनकी ज़मीन चली जाएगी। सबकी ज़मीन खतरे में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी रजिस्ट्री, आपकी सेहत का डाटा, आपकी खेती का डाटा, यहाँ तक कि आपका वोटिंग का पैटर्न, ये सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा। सरकार चाहे तो ये कंट्रोल में कर सकती है। ऐसी सरकारें ढूंढना मुश्किल हैं जो कि चाहेंगी नहीं। और ये अनायास नहीं है। एक दुनिया में एक ऐसी करेंसी आई थी, हालांकि वो भी खतरनाक थी क्योंकि उसकी भी ट्रेडिंग होती थी शेयर की तरह, क्रिप्टो करेंसी। उसको लेकर बड़ा हंगामा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, तमाम बुराइयों के बावजूद, कि वो सत्ता से स्वतंत्र थी। किसी राजा का, किसी सरकार का उस पर राज नहीं चलता था। वो आज़ादी की करेंसी थी। पूरी दुनिया में एक साथ क्रिप्टो पे क्रैकडाउन हो रहा है। भारत उसका हिस्सा क्यों है? कुछ अलग सोच लेते हैं, कुछ अलग बात कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के भी अब उस पर धाराएं लगेंगी। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में सारी चीज़ें एक साथ जो हो रही हैं ना, वो अनायास नहीं है। लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है। बहरहाल हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितनी चीज़ें बोलता जाऊंगा उतनी निकलती जाएंगी। आपको अपने देश की हर नीति में, अगर आप एक दवा खरीदने जाएंगे, उसमें विदेशी प्रभाव दिखाई देगा। आपके जो देश में आपकी जो वाहनों की जो रेटिंग है ना,
भारत 1, भारत 2, भारत 4, आपने नाम भले ही रख दिया, लेकिन यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 है। कौन सी दवा आपको खानी है, कौन सी नहीं खानी है, ये अमेरिका का FDA तय करता है। आपके यहाँ पे दवा कंपनियां बोलती है भाई FDA अप्रूव्ड है। अगर आप कहेंगे नहीं करता है तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक दवा थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको भरपूर लगाया गया, उसको ब्लैक भी किया गया, सारे अस्पतालों में बिकी कोरोना के टाइम पे। उस दवा को FDA ने किया था मंजूर, और हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कह दिया था कि ये बेकार दवा है, किडनी लीवर और ख़राब कर देगी, ये कोरोना पे काम नहीं करती है। लेकिन इस देश में चली, सरकार ने उपलब्ध कराई, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई। क्यों भैया, आपके तो देश में अपना राज चलता है ना। कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक ऐसा दौर है जिसमें राहुल गांधी अगर वहां जाकर रो देते हैं तो बवाल मच जाता है। लेकिन ये देश पिछले 30 साल से रो रहा है। यहां तक कि अगर अदालतों पे कब्जा करना है, अदालतों को कमज़ोर करना है, अदालतों की जजों की नियुक्ति में कुछ करना है, तो सरकारों का ये अथॉरिटेरियन एजेंडा भी एक देश में एक साथ नहीं चलता है। लोगों की आज़ादी पे अगर हमला होता है तो एक देश में नहीं हो रहा है, एक साथ कई देशों में हो रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम चल रहे हैं तो एक देश में नहीं चल रहा है, एक साथ कई देशों में चल रहे हैं। ये चीज़ें कुछ कहते हैं, और इन चीज़ों के उत्तर राहुल गांधी में ढूंढने से नहीं होगा, मोदी जी में ढूंढने से भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं कही गई हैं, लेकिन वो आप पहले से जानते हैं, ज़रूर कनेक्ट कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।